नमस्कार आप सभी का। मैं आर्या स्वागत करता हूं आपका एस्ट्रो पाठशाला में, जहां हम ज्योतिष पढ़ाते भी हैं, ज्योतिष सिखाते भी हैं। जैसे कि हम हर बार आपके लिए एक ऐसे महान हस्ती को लेकर आते हैं, एक ऐसे महाज्योतिर्विद को लेकर आते हैं जो आपको नई नई जानकारियां देते हैं। इसलिए आज इसी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिर्विद श्री अशोक अग्रवाल जी। हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार गुरु जी आपका। धन्यवाद आर्य। धन्यवाद। मैं बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि सर ने इतने सालों की मेहनत से और इतने सालों के अध्ययन से इस मुकाम पर आए हैं कि आज वो हमें ऐसे सूत्र बताएंगे लाल किताब के बारे में, क्योंकि लाल किताब आजकल बहुत प्रचलन में है। हर किसी से पूछो भाई लाल किताब क्या होती है, लाल किताब का जन्म कहाँ से हुआ, लाल किताब कहाँ से आई है, इसके उपाय कितने कारगर है। आज इन्हीं विषयों पर हम सर से बात करने वाले हैं। तो सर, पहला सवाल आपसे कि लाल किताब है क्या? देखो आर्य, लाल किताब भी एक वैदिक वैदिक साइंस से निकली हुई किताब है। जी। तो इनके जो रचयिता है पंडित रूपचंद जी। जी। मैं एक्चुअली लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। जी। तो हमारे घर से 40 किलोमीटर दूर इनका गांव है फरवाला। तो उन्होंने ये किताब लिखी थी। वो मिलिट्री में एमईएस में वो ऑडिट ऑडिट अफसर थे। तो वहां से उनको कुछ इस किताब का कुछ थोड़ा सा अंश प्राप्त हुआ। तो उससे उन्होंने अपनी रिसर्च करके इसको एक पूरी किताब में लिखा। उन्होंने 5 वर्षन लिखे हैं। जो फाइनल वर्षन है वो 1952 का है, जो आजकल प्रचलन में है। प्रचलन में। इससे पहला 1939, 40, 41, 42 4 संस्करण उन्होंने और निकाले। बेसिकली पहले उन्होंने ये हस्तरेखा पे बनाई थी। अच्छा। तो उसमें हस्तरेखा का काफी वर्णन है। मतलब हाथ से ग्रहों की पहचान। तो वो मेरे पास वो सिद्ध हस्त नहीं हूं मैं। पंडित जी हाथ देख के कुंडली बना देते थे, जिन्होंने ये किताब लिखी, पंडित रूपचंद शास्त्री। तो 1972 में मैं उनसे मिला पहली बार। मैं बहुत छोटा था। अरे। 1972। तो उनसे पहली बार मैं मिलने गया लुधियाने से। तो उनके पास समय नहीं था, तो मुझे एंटरटेन नहीं कर पाए खास। तो उनके उनके ही गांव में उनके पड़ोसी थे पंडित और दुर्गादास जी थे, वो भी ये प्रैक्टिस करते थे। तो उनसे फिर मेरा संपर्क हुआ। तो मैंने कोई किसी काम के लिए गया था। ज्योतिष के बच्चा था, मतलब रुचि बहुत थी मेरी। तो उन्होंने मुझे कुछ एक खाका सा बना के ग्रह लिख के कोई रेमेडी बताई। वो ऐसा काम था हमारे पिताजी का जो हो ही नहीं रहा था। उन्होंने कहा था कि ये 40 दिन के अंदर काम हो गया। वो 19वें दिन हो गया। क्या बात है। और रेमेडी क्या थी जी, मतलब मैं आपको बताऊं, आप हैरान रह जाएं। लाइक समथिंग चौराहे पे डालनी कुछ दिन। अच्छा। यू हैव टू पुट समथिंग ऑन द रोड जंक्शन फॉर फ्यू डेज। तो मैंने ये बड़ा अचंभा देखा, क्योंकि वो हम तो जिसके पास भी जाते थे ना, तो वो कोई तो पाठ, कोई जाप, कोई लंबा मंत्र, कोई फास्ट कैसे बताते थे, मगर कुछ नहीं हो रहा था। तो फिर एक बड़ी क्यूरियोसिटी हुई इसके बारे में। तो पहले मैं वैदिक पढ़ता था। पढ़ते पढ़ते फिर मेरा ये मतलब लाल किताब में इंटरेस्ट हुआ। ये उर्दू में थी, मुझे उर्दू नहीं आता था। जी। तो पंडित जी ने 30-35 किताबें छुपवाई थी, अपने दोस्तों को दी थी, या अपने अपने शिष्यों को। उनके एक शिष्य हमारे लुधियाना में थे, मदन लाल सूद। वो 90, पंडित जी की डेथ हो गई 82 में, जी। 1982 में, जो जिन्होंने किताब लिखी है। हम्म। तो उनके बाद उनके जो शिष्य थे, श्री मदन लाल सूद, वो लुधियाना के थे हमारे। तो उनके पास मैं जाता रहा। तो मैं 12 साल उनके पास बैठ के इसके कुछ भी जो सीखने का प्रयास किया, थोड़ा बहुत मेरे समझ आया। तो उसको फिर मैंने प्रैक्टिस में ला के देखा। एंड मतलब आई फाउंड इट वेरी सरप्राइजिंग। मतलब इतना मतलब आश्चर्यजनक किताब है। वैसे बड़ी सरल लगती है, सरल है भी है, मगर काफी डिफिकल्ट भी है। तो पर खैर चलो, प्रभु इच्छा से, कुछ गुरुओं की कृपा से थोड़ा बहुत जो मुझे ज्ञान मतलब मिला, मैं इसकी जो कुछ भी आप पूछेंगे जो मेरे पास होगा, मैं आपके साथ शेयर करूंगा जरूर। नहीं सर, आप एक तरीके से हमारे लिए मार्गदर्शक हैं। जो आज की जनता उर्दू भाषा ना जानते हुए, लोगों को पता नहीं चल पाता इसके बारे में, आप लोग वो सरल माध्यम है जिसके थ्रू जनता को पता चल रहा है कि लाल किताब है क्या। जो आप कहेंगे जी वही सत्य वचन है सर, क्योंकि आपने उसका अध्ययन इतने समय से किया है। जी जी जी। अब मुझे सर, 45 साल हो गए जी इसको अध्ययन करते हुए। बहुत फोर्टी बड़ी फाइव बात है ईयर्स सर, बहुत बड़ी बात है। सर, इसमें एक सवाल और है
कि इसके जो उपाय होते हैं ये कितने एक्यूरेट होते हैं, मतलब एक्यूरेसी क्या है। जैसे हम जानते हैं कि भाई वैदिक ज्योतिष है, हर कोई वैदिक ज्योतिष करता आया है, सीखता आया है, हमने उसी के बारे में सुना। बहुत लोग कहते हैं भाई ये टोटकों की किताब है। तो क्या इसमें कितनी हम्म। सच्चाई है, क्या है इसके पीछे का राज? ये बिल्कुल टोटकों की किताब नहीं है जी। ये बेसिकली ये संस्कारों की किताब है। संस्कार का मतलब आप अपने डेली रूटीन को ठीक करके भी अपने भाग्य को बदल सकते हो। आप अपने रिश्तों को भी ठीक करके भाग्य को बदल सकते हो। जैसे आपका हर एक कोई रिश्ता है वो किसी ग्रह से संबंधित है। जी। जैसे कि आपकी माता जी हैं, आपके लिए चंद्र हैं, वो आपके फादर हैं, आपके लिए सूर्य हैं या बृहस्पति हैं। आप स्वयं सूर्य हैं। आपका भाई मंगल नेगेटिव है। आपके जीजा जी हैं जो, वो आपका वो मंगल पॉजिटिव है। आपकी बहन, बुआ, भतीजी, ये जो लड़कियां हैं खानदान की, ये बुध हैं। भतीजा, बेटा, भांजा, दोहता, ये सारे केतु के हैं। केतु को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो आपका ससुराल है वो राहु को रिप्रेजेंट करता है। मान लो आपकी कुंडली में राहु बहुत अच्छा है, आप अपने ससुराल वालों से झगड़ा करते हैं या उनसे मारपीट मारपीट का बोलो, उनसे गाली गलौज करते हैं या उनकी कदर नहीं करते, तो भले ही आपका राहु उच्च का हो कुंडली में, वो नीच का फल देना शुरू कर दे। मतलब सबसे पहले ये जो रिश्ते हैं ये ग्रहों को रिप्रेजेंट करते हैं। कोई ग्रह जो खराब होता है तो उस रिश्ते को बहुत बढ़िया कर देना चाहिए। अच्छा, मतलब ग्रहों जैसे से जब, रिश्ते कनेक्टेड हैं। हाँ जी, और रिश्तों को ठीक करके ग्रहों को ठीक करना, ये संस्कार की किताब है, ये टोटकों की किताब नहीं है। अच्छा, फिर इसके बाद सारे ग्रहों की आइटम्स हैं, उनके लॉर्ड्स हैं। जैसे बृहस्पति हैं, उनके लॉर्ड ब्रह्मा हैं। उनकी जो आइटम्स हैं वो चने की दाल, केसर, सोना, हल्दी। फिर सूर्य आ गए, सूर्य के जो लॉर्ड हैं वो विष्णु हैं। और सूर्य के जो लॉर्ड है वो विष्णु है। उनकी आइटम है गेहूं, तांबा, गुड़, नमक। फिर हम चंद्र ले गए, चंद्र के जो लॉर्ड हैं वो शिव जी हैं। तो जो शिव जी हैं उनका जो उसकी जो रिप्रेजेंटेटिव जो आइटम्स हैं, जो उनकी चावल, चांदी, दूध, पानी, ये चंद्र की आइटम्स हैं। फिर मंगल आ गए, मंगल के लॉर्ड हनुमान जी हैं। जो हनुमान जी हैं इनके लॉर्ड, तो इनकी जो आइटम्स हैं वो मसूर की दाल होगी, खांड, चीनी, शहद, लाल मसूर। ठीक है ना जी। ये मंगल की आइटम मैं एक छोटा छोटा बता रहा हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, फिर बुध है, बुध के लॉर्ड में देवी दुर्गा माँ है, दुर्गा माँ। आइटम इसकी है मूंग, साबुत मूंग जो होती है ना जी, पालक, हरी चीजें, हरी सब्जियां, सारी चीजें। जी। हरी चीजें, हरा कपड़ा, ये सब बुध, हरा कागज, ये बुध की आइटम्स है। उसके बाद आ गया आपका मंगल आ गया ना, मंगल तो हो गया, बुध भी हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि। शुक्र। शुक्र 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 आपकी पत्नी है। पत्नी के लिए शुक्र उसका पति है। तो उसकी आइटम है दही, रुई, कपास, दही, पनीर, घी, देसी वनस्पति कोई भी हो, घी। ये शुक्र की आइटम है। फिर शनि, शनि हमारा चाचा है, चाचा, अंकल। जो ताया है, ताया वो मंगल है। अच्छा। चाचा शनि है। तो शनि की आइटम है उड़द, काले उड़द, तेल या तेल जैसी हर एक चीज, जितने भी तेल हैं, उड़द, लोहा, ये शनि की चीजें हैं। फिर आगे अपने राहु। राहु के जो लॉर्ड है सरस्वती। शनि के लॉर्ड में भूल के बताना, भैरव जी हैं, भैरव। भैरव जी। राहु के जो लॉर्ड है सरस्वती हैं। आइटम उनकी है सरसों, मूली, मूली, मूली जो हम खाते हैं, मूली, सरसों, जौ। फिर आ गया केतु, केतु के लॉर्ड गणेश जी हैं। आइटम है उसकी काला सफेद कंबल, काला सफेद कुत्ता, और ये तिल, काले सफेद तिल, मोटा मोटा। हम्म। तो यानी कि ये कुछ आइटम्स हैं, ये इनके लॉर्ड्स हैं।
अगर कोई जैसे और केतु मैंने बताया भतीजे हैं, राहु ससुराल है। अगर कोई ग्रह आपका कुंडली में खराब है, उस रिश्ते को सुधार के भी आप उपाय कर सकते हो। वरना आपका चंद्र उच्च का है, चंद्र से हम देखते हैं सर्कुलेशन ऑफ मनी, आपकी एजुकेशन डिग्री, जो एजुकेशन की डिग्री है दैट इज मून। अच्छा। ठीक है, तो वो हम उससे देखते हैं। अगर आपकी विद्या बड़ी अच्छी है या आपकी डिग्री अच्छी लेनी है, आपके पास सर्कुलेशन ऑफ मनी भी अच्छा है, मगर माँ से अगर संबंध खराब हो गए तो चंद्र खराब हो जाएगा। अच्छा, वो चाहे कुंडली में कहीं पर भी बैठा हो लेकिन वो खराब रिजल्ट देगा। कहीं भी बैठा उच्च का, हाँ जी, टॉरस में हो, उच्च का हो, सेकंड हाउस में हो, कहीं भी हो, वो फल नहीं दे पाएगा। तो ये है उपायों की वैधता जिसे कहते हैं, कि जो इसका असली जो उपाय का मतलब है। बाकी जो ग्रह खराब हो, वो ग्रह कैसे खराब होते हैं, किन घरों में खराब होते हैं, ये एक लंबा विषय है। वो जो मैंने आइटम्स दी हैं, उन आइटम्स का दान करके या उनको अगर वो पानी में बहा के या दान करके उनसे आप उस जो ग्रह को मतलब मोल्ड कर सकते हो, ठीक कर सकते हो, शुद्ध कर सकते हो। धन्यवाद गुरुजी। इसमें ना आपने ना कहते हैं ना, बूंद बूंद से सागर बनता है, और आपने गागर में सागर भरने की कोशिश करी है, क्योंकि ये जो जानकारी है बहुत कम विषयों पे उपलब्ध है और बहुत कम लोग इस बारे में जान पाते हैं, बहुत लोग, कम लोगों को पता है, तो वो अच्छे से बता नहीं पाते। जिस तरीके से आपने हर चीज की विवेचना की है, विषय विवेचना की है, इससे सार्थक रूप से सिद्ध होता है कि हमारे दर्शकों को आज वो ज्ञान प्राप्त हुआ है जो आज तक शायद पहले कभी किसी ने नहीं किया होगा। तो मेरे पास जो मतलब मैंने शुरुआत में जो आपने कहा ना ये टोटकों की किताब है, ये बिल्कुल जी। टोटकों की किताब नहीं है। उपाय इसके इतने सटीक हैं, अगर ठीक ढंग से बनाया जाए। उपाय बनाने की भी विधि होती है, जैसे कि इसका एक इंडेक्स है, वर्षफल इंडेक्स, एनुअल चार्ट इंडेक्स। जी। वो पंडित ने अपने आप बना के भेजा, वो हर एक किताब में उपलब्ध है। उसमें हर साल ग्रह बदलते रहते हैं। जैसे आपका चार्ट है, मान लो आपके चार्ट में पहले घर में सूर्य है, तो वो हो सकता है कि 36वें घर में 7वें घर में आ जाए, 37वें घर में 37वें साल में 11वें घर में आ जाए। ऐसे वो ग्रहों की, हर एक ग्रह की मूवमेंट होती है। तो जी। कौन ग्रह जहाँ पे कहाँ पे बैठा है और उसको हमने उसका असर ठीक लेना, तो उसकी जो वस्तुएं मैंने छोटी छोटी बताई हैं, जी। तो उनको अकॉर्डिंग टू कुंडली, क्या उसे जल प्रवाह किया जाए, क्या उसे जमीन में दबाया जाए, या उसे दान किया जाए, किससे उसकी सार्थकता होती है। अब इसके बारे में बताता हूँ आपको। जो चीज आप मंदिर में रखते हो ना जी, मंदिर कुंडली का सेकंड हाउस है। अच्छा। यानी कि ग्रह की एनर्जी को सेकंड हाउस में भेजना। आम किताब वाले ये कह देते हैं मैंने ग्रह को दूसरे घर में भेज दिया, दूसरे को 10वें में भेज दिया। ग्रह कहीं नहीं जाते। उनकी जो एनर्जी हमें उस घर से मिल रही है, उस एनर्जी को मोल्ड करके हम उस घर में भेजते हैं, ताकि वो जो एनर्जी है वहां पे शुद्ध हो सके। जैसे दूसरा घर बृहस्पति का पक्का घर है, तो बृहस्पति की बैठक है, वहां हर एक ही ग्रह चुप हो जाता है। इवन राहु भी वहां चुप रहता है, दूसरे घर में। अच्छा। ठीक है। अच्छा, राहु चौथे घर में कहता है मैं पाप नहीं करूंगा, पाप ना करने की कसम खाता है। तो इसलिए चौथा घर चलता पानी, जैसे दूसरा घर मंदिर है ना, चौथा घर चलता पानी। तो राहु राहु शनि और केतु ये कसम खाते हैं कि हम चौथा घर चंद्र का, चंद्र को अपनी माता मानते हैं, कि हम चौथे घर में पाप ना करने की कसम खाते हैं ये। तो इनकी आइटम को जब हम चौथे घर में भेजते हैं, इनका मतलब इन ग्रहों को हम धर्मी कर देते हैं इनकी माता की गोद में। हम्म। तो दिस इज नॉट टोटका, दिस इज साइंस। जब कोई ग्रह की आइटम को दूसरे घर में भेजते हैं, तो वो हो हम मंदिर में भेजते हैं। जब दान करते हैं, उसको डोनेट करते हैं, तो वो पांचवें पांचवें घर में होते हैं, जो डोनेशन है जो। और जो चीज को दबाते हैं हम, अगर तो शमशान में दबाते हैं तो वो 8वां घर है, क्योंकि 8वां घर शनि का मौत का घर है, शमशान हुआ। तो वो शमशान, अगर किसी ग्रह को 1 साल के लिए खत्म करना है, उसकी एनर्जी को, तो वो वहां दबाया जाता है। और अगर हमने उसको ग्रह को कोई उच्च प्रभाव, जैसे शनि है, शनि पहले घर में नीच होता है ना, जी। 7वें घर में उच्च का होता है। उसका होता है। 7वां घर खेती की जमीन,
सातवां घर खेती की जमीन। अगर खेती की जमीन में शनि की आइटम दबा दी जाए तो शनि का जो इफेक्ट है नीच वाला, वो उच्च का एग्जॉल्टेड में बदल जाएगा, क्योंकि उसकी वस्तु को हमने सातवें घर में लिया है जहां की शनि उच्च का होता है। इस प्रकार ये प्रभाव देखना होता है। मगर जो ये दबाने वाले उपाय हैं, इनके लिए बड़ी सावधानी बरतनी चाहिए। कई बार लोग सुन के, जैसे मैंने कुछ किसी को कह दिया, आपको कह दिया कि आप ये चीज दबा दो, आपने किसी से डिस्कस किया कि यार उस जोशी ने तो मुझे ये कहा था, वो कोई दूसरा जोशी है तो वो भी इस चीज को किसी को देखा कि तुम भी दबा दो, उसको नुकसान हो जाएगा। तो जो जो हम चीज दबाते हैं तो उस ग्रह का असर वर्षफल टू वर्षफल वो नष्ट हो जाता है। फिर वो अच्छा। अगर खराब असर देने पे आया तो वो वर्ष अपना, जब से आपका वर्षफल नहीं शुरू होगा तब तक वो ठीक ना होगा। तो इसलिए जो दबाने वाले उपाय हैं, उनके लिए मैं ये कहता हूं कि उनको बड़े सावधानी से करवाना चाहिए। तो बाकी ये टोटके नहीं है, ये बड़ी साइंस है, ये बड़ी मतलब गहरी साइंस है। अगर आप भी इसमें इंटरेस्ट लेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा इसमें, मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग साइंस है, मगर टोटके बिल्कुल नहीं है। गुरुजी, जिस प्रकार से आप समझा रहे हैं और विषय की विवेचना कर रहे हैं, मेरा मन कर रहा है कि आप बोलते रहें और मैं सुनता रहूं, क्योंकि हर कोई वक्ता ऐसा नहीं होता कि उसको उस तरीके से माला में पिरोए कि सामने वाला जो दर्शक है वो उस चीज को समझ पाए। वो तो इसका धन्यवाद आर्य यार, ये सब ऐसा है कि कुछ तो गुरुओं का आशीर्वाद है। एक जो किताब लिखी थी उनके पास सिद्धि थी, उनके जी। तो दर्शन ही बहुत बड़े थे, जो पंडित रूपचंद जी थे ना जी। तो जी। मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि उनके दर्शन हुए या उनके पास बैठा। तो बाकी उनके जो शिष्य थे, परम शिष्य थे, उनके आजकल भी एक शिष्य सिर्फ एक ही जिंदा है उनके, लुधियाना में, श्री बलदेव वर्मा। मगर वो जरा एज काफी होने की वजह से ना, तो वह इतना लोगों से वो मिल इंटरेक्ट कर नहीं पाते। तो वो उनके उनके संपर्क में रहा, गुरुओं से बहुत कुछ सीखा। तो जो सीखा हुआ वो ही डिलीवर कर रहा हूँ आपसे मैं। अच्छा हाँ, हाँ जी। एक मैं इस उपायों में एक आपको और इसकी विशेषता बताता हूँ किताब की, जहाँ की लोग चूक जाते हैं, कि ये उपाय कराने के वक्त चूक जाते हैं। लाल किताब में पक्के घर, पक्के पक्के घर, पक्का घर होता है जो ग्रह जिसका जहां पे वो सिग्निफिकेटर है या उसका अपना घर है, या जहां वो उच्च या नीच होता है। जैसे सूर्य का पहला घर है, मंगल मालिक है उसका, सूर्य उच्च का होता है। दूसरा घर बृहस्पति का है, चंद्र वहां उच्च होता है। ठीक है ना जी, शुक्र का घर है। तो तीसरा घर बुध का घर है, वहां मंगल कारक है वहां का, क्योंकि भाई बहनों का घर है ना, तो जी। मंगल कारक है। इस प्रकार जो चौथा घर है, चौथे घर का कारक चंद्र है। तो जो जो ग्रह अपने कारक घर में बैठा होता है उसका उपाय नहीं होता। अच्छा। उसे पक्का घर कहते हैं, ग्रह का पक्का पक्का घर। घर। ठीक। ग्रह फल का मतलब उस घर में जो ग्रह है, ग्रह का फल हमें मिलेगा ही मिलेगा। उसका कोई उपाय नहीं अगर वो, होगा। हाँ, उसका उपाय नहीं है। तो अगर वो कहीं ऐसे घर में है जहां शक की गुंजाइश है कि अपने घर से हिला हुआ है और वो रिजल्ट खराब दे देता है, तो उसका उपाय हो जाता है। अब इसमें जो बेसिक बात समझने वाली है कि जैसे एक घर दो, एक ग्रह का ना, पंडित ने एक वहां थ्योरी बनाई हुई है, मसनूई ग्रह या आर्टिफिशियल प्लेनेट। जी। दो ग्रहों से एक प्लेनेट बन जाता है। दो ग्रहों की एनर्जी मिलके एक तीसरी एनर्जी को पैदा करती है। उसकी एग्जांपल देता हूँ, ये लंबा है वैसे। जैसे शुक्र बुध मिलके सूर्य सूर्य बन जाता है, या शुक्र बुध जब मिलते हैं, जहां शुक्र बुध इकट्ठे हुए, शनि ऑटोमेटिकली एक नेक हो जाता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र बुध कहीं भी इकट्ठे हैं, तो इसका मतलब शनि जहां भी बैठा है चाहे नीच का है, दैट विल गिव गुड रिजल्ट्स। तो शनि अच्छे फल देगा। अच्छा, तो बृहस्पति और शुक्र जब दो ग्रह इकट्ठे हों कहीं भी, तो वो शनि बन जाता है, शनि केतु के स्वभाव का। अगर मंगल बुध इकट्ठे हो तो वो शनि बन जाता है राहु के स्वभाव का। राहु शनि, राहु और केतु शनि के दो एजेंट है। शनि न्यायाधीश है, जी। ये तो आप सब जानते, वैदिक ले लो कोई ले लो। जी। तो ये राहु सरकारी वकील है, और जो केतु है वो डिफेंस काउंसिल है।
जब आपका मुकदमा जाएगा शनि के पास, शनि न्याय करता है ना जी, जी बिल्कुल। तो राहु आपके पाप गिनाएगा कि आर्या ने ये पाप किए। जी केतु आपके पुण्य गिनाएगा कि आर्य ने ये जो किया तो किया, ये पुण्य भी किए। तो उस पाप और पुण्य को मिला के जो उसका कंक्लूजन निकालेगा शनि, वहां से वो दंड की व्यवस्था करता है। ठीक है। तो शनि को देखने के लिए शनि कैसा है, अच्छा है या बुरा, तो इसके लिए बड़ा सिंपल उन्होंने दिया हुआ है कि अगर इस शनि के अगले घरों में राहु है, बीच में शनि, बाद में केतु है, यानी कि राहु केतु से पहले है, इसका मतलब शनि खराब है कुंडली में, चाहे उच्च का हो चाहे कहीं बैठा हो। और उस चीज का रिजल्ट शनि का जो आयु है 36 to 41, उसमें वो अपना वो फल दिखाता है। अब मैं आता हूं वहां पे आपके मसनूई प्लेनेट पे जो मैंने बताया, जैसे शुक्र बृहस्पति जब मिल जाएं तो शनि बन जाता है नीच स्वभाव। मान लो कुंडली में शुक्र बृहस्पति भी इकट्ठे हो रहे हैं और शनि भी उस कुंडली में कहीं खराब जगह पे बैठा है, तीसरे घर में, छठे घर में, जो जी लाल किताब के अनुसार खराब घर है, आठवें घर में, पहले घर में, पहले घर में शनि है और शुक्र बृहस्पति कहीं इकट्ठे हो रहे हैं, तो उसमें यानी कि जो दो शनि बन गए, एक तो शनि है ही है, जी दूसरा शनि आर्टिफिशियल बन गया शुक्र बृहस्पति से। जी अच्छा, जो शुक्र है ये शनि का मित्र है, बृहस्पति शनि के सम है, मतलब उसका तो शत्रु है ना, ना मित्र उसका है। मतलब मित्र है। तो वहां से क्या करते हैं हम, बुध का, पंडित जी ने लिखा कि वहां अगर बुध का उपाय किया जाए रेगुलर 43 दिन, बुध की मूंग भिगो के चिड़ियों को डाली जाए, तो बुध बुध वहां से कायम हो जाएगा, बृहस्पति हट जाएगा, शुक्र बुध इकट्ठे हो जाएंगे, जिससे शनि बढ़िया हो जाएगा। शनि को बढ़िया करने के लिए शुक्र बृहस्पति से, बृहस्पति को अलग करके बुध की सहायता ले ली थी। तो इस प्रकार ये आर्य जी, मतलब ये बड़े कुछ सिद्धांत हैं लाल किताब के और बड़े साइंटिफिक हैं। तो मैं उसी बात पे आता हूँ, ये टोटके नहीं है। टोटके तो वो होते हैं, पेड़ के चक्कर लगा लो, दिया जला लो, जी इसमें कपूर डाल दो, इसमें गूगल जला दो, धूनी दे दो, नींबू काट दो, वो वाला काम नहीं है। हर एक चीज के, हर एक उपाय के पीछे लॉजिक है। अगर आप जानते हो किताब को, तो दीज रेमेडीज आर वेरी मच लॉजिकल। हर एक के पीछे साइंटिफिक लॉजिक है, हर एक रेमेडी के पीछे। और मैं आपको बता सकता हूँ, कोई आप पूछाएं कि ये रेमेडी क्या है, उसके पीछे का लॉजिक दे सकता हूँ आपको। बिल्कुल सर। सर आपने जिस तरीके से इस चीज को गणित किया है, गणना की है इसकी, कि किस तरीके से आगे बढ़ेगी और किस तरीके से लाल किताब को आप लेके जा रहे हैं, शायद अगर ये मार्गदर्शन पहले लोगों को मिल पाता तो ऐसी कोई विवेचना लाल किताब के संदर्भ में आती ही नहीं। बेसिकली इसके लिए पूरा अध्ययन की जरूरत है, और हमारे जितने भी दर्शक रहे हैं उन्हें आपकी इस नॉलेज के द्वारा, आपके इस पूरे विवेचना के द्वारा इतनी अच्छी तरीके से जानकारी हो गई है कि वो लाल किताब को उतना ही सम्मान देंगे, उतना ही प्यार देंगे जितना वो वैदिक ज्योतिष को देते हैं। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, धन्यवाद गुरु जी। हम आपसे फिर जुड़ेंगे, हम धन्यवाद आर्य। चाहेंगे कि आप और हमारी जनता को और विषय विवेचना करें। हार्दिक हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक हार्दिक आभार। धन्यवाद आर्य। यू आर ऑलवेज वेलकम।